भारत की नई आर्थिक नीति। भारत में 1991 ईस्वी का आर्थिक सुधार उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण की नीतियों पर आधारित है। इस कारण इसे LPG नीति, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी भी कहते हैं। भारत में किए जा रहे आर्थिक सुधारों को हम नई आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं। उदारीकरण, लिबरलाइजेशन का अर्थ है सरकार द्वारा लगाए गए सभी अनावश्यक नियंत्रणों, अनवांटेड कंट्रोल्स तथा प्रतिबंधों जैसे परमिट, लाइसेंस, कोटा आदि से अर्थव्यवस्था को मुक्त, फ्री करना। निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन से अभिप्राय है निजी क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र, पब्लिक सेक्टर के उद्यमों पर पूर्ण या आंशिक रूप से स्वामित्व प्राप्त करना तथा उनका प्रबंध करना और निजी क्षेत्र के विकास पर से प्रतिबंधों, रिस्ट्रिक्शंस को हटाना। वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का समन्वय या एकीकरण किया जाता है ताकि वस्तुओं एवं सेवाओं, प्रौद्योगिकी, पूंजी और श्रम का निर्बाध अनइंटरप्टेड प्रवाह संभव हो पाए। वैश्वीकरण के अंतर्गत पूंजी, कैपिटल, वस्तु, गुड्स तथा प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी का निर्बाध रूप से प्रवाह एक देश से दूसरे में होता है। भारत सरकार ने आर्थिक सुधारों के अंतर्गत सन 1991 ईस्वी से निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण की नीति अपनाई है। भारत की नई आर्थिक नीति उन आर्थिक सुधारों से संबंधित है जिनका प्रारंभ 1991 ईस्वी से अर्थव्यवस्था में कुशलता, उत्पादकता में सुधार, नई तकनीक को आत्मसात कर लाभदायकता तथा प्रतियोगिता की शक्ति के स्तरों में वृद्धि को एक राष्ट्रीय अभियान का रूप देना है। भारत में आर्थिक सुधार संबंधित रूपरेखा सर्वप्रथम राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में 1985 ईस्वी में बनाई गई, जिसमें तेजी कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव के कार्यकाल में 1991 ईस्वी में आई। भारत में नई आर्थिक नीति 1991 लागू करने के कारण 1980 के दशक के अंत तक भारत सरकार का व्यय उसके राजस्व से इतना अधिक हो गया था कि उसके धारक क्षमता से भी अधिक माना जाने लगा। देश में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि, निर्यात कम और आयात अधिक, पेट्रोल आदि आवश्यक वस्तुओं के आयात हेतु विदेशी मुद्रा का सुरक्षित भंडार भी 15 दिनों के लिए आवश्यक आयात का भुगतान करने योग्य बाकी नहीं रह गया था। पृष्ठ 281। अंतर्राष्ट्रीय ऋणदाताओं के ब्याज चुकाने के लिए भारत सरकार के पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा नहीं थी। यहां तक कि भारत को 49 क्विंटल सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड में गिरवी रखना पड़ा था। 1990 से 1991 ईस्वी के खाड़ी युद्ध ने भारतीय अर्थव्यवस्था के संकट को और भी गहरा बना दिया था। भारत में खाड़ी युद्ध और भुगतान संतुलन की गहराती समस्या को सुलझाने के लिए ही अर्थव्यवस्था में व्यापक आर्थिक सुधारों, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हेतु 1991 ईस्वी में नई आर्थिक नीति को लागू किया गया। भारत की आर्थिक सुधारों की नई नीति 1991 ईस्वी में सुधार के मुख्य क्षेत्र इस प्रकार थे। पहला, औद्योगिक नीति में सुधार। दूसरा, विदेश नीति व विदेश निवेश नीति में सुधार। तीसरा, सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार। चौथा, कर संरचना में सुधार। पांचवा, आयात निर्यात नीति में सुधार। छठा, राजकोषीय अनुशासन व राजकोषीय घाटा कम करना। सातवां, नई अवमूल्यन डिवैल्यूएशन नीति, भारत से पूंजी पलायन रोकना। आठवां, रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता, कंप्लीटली कन्वर्टेबल, विदेशी मुद्रा की कालाबाजारी वाले हवाला बाजार की गैर कानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए 1994 से 1995 ईस्वी में रुपए को पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया। मौद्रिक नीति, मूल्य निर्धारण नीति, व्यापार नीति व सार्वजनिक क्षेत्र नीति में सुधार। भारत में आर्थिक सुधारों अथवा नई आर्थिक नीति का उद्देश्य। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया। पहला, उत्पादकता में वृद्धि हेतु उत्पादन इकाइयों की कार्यकुशलता एवं उत्पादकता स्तर में सुधार लाना। दूसरा, उत्पादन इकाइयों की प्रतियोगी क्षमता को बढ़ाना। तीसरा, आधुनिकतम तकनीक के प्रयोग को बढ़ावा देना। चौथा, उत्पादन क्षमता का पूर्ण विदोहन करना। पांचवा, राजकोषीय घाटे को कम करना। छठा, भूतकाल की अपेक्षा विदेशी विनियोग, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना। सातवां, आर्थिक विकास की दर को बढ़ाना। आठवां, कृषि को प्राथमिकता देना व कृषि साख में सुधार करना। नवा, विश्वव्यापी संसाधनों का प्रयोग कर आर्थिक विकास को गति प्रदान करना। 10वां, सार्वजनिक क्षेत्र, पब्लिक सेक्टर के कार्य संपादन, वर्क परफॉर्मेंस में सुधार करना और उसके क्षेत्र को अधिक युक्ति संगत बनाना। 11वां, वित्तीय क्षेत्र, फाइनेंशियल सेक्टर में सुधार लाना और आधुनिक मॉडर्नाइज बनाना। 12वां, मानव संसाधन, कोष्ठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन की गुणवत्ता आदि का विकास करना। 13वां, रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का प्रभावशाली तरीके से क्रियान्वयन करना। 14वां,
आधारभूत ढांचे इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए उदार ऋण नीति अपनाना। कोष्ठक में विशेषतः विद्युत क्षेत्र में। विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO। विश्व व्यापार संगठन WTO एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है। WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 ईस्वी में की गई थी। भारत भी WTO का सदस्य है। वर्तमान में 149 देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं। कोष्ठक में 2 मार्च 2013 तक। WTO का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है और इस बात की निगरानी करता है कि इन नियमों का पालन ठीक तरीके से हो। विश्व व्यापार संगठन सभी देशों को मुक्त व्यापार फ्री ट्रेड की सुविधा देता है। विकसित देशों ने अनुचित ढंग से व्यापार अवरोध को बना रखा है। साथ ही विकासशील देशों पर दबाव डालकर उन्हें व्यापार अवरोधकों को हटाने के लिए विवश कर रखा है। 2 मार्च 2013 ईस्वी तक WTO की सदस्यता 159 हो गई। 2 फरवरी 2013 ईस्वी को लाओस WTO का 158वां सदस्य बना। मार्च 2013 ईस्वी में ताजिकिस्तान WTO का 159वां सदस्य बना। औद्योगिक सुधार नीति 24 जुलाई 1991 ईस्वी के तहत इन उपायों को लागू किया गया है। पहला, 14 अप्रैल 1993 ईस्वी को सरकार ने लाइसेंस की अनिवार्यता रखने वाले उद्योगों की संख्या 18 की, फिर 13 और उद्योगों को लाइसेंस से मुक्त कर दिया। मार्च 2013 तक लाइसेंस युक्त उद्योगों की संख्या 5 रह गई। दूसरा, अनेक इलेक्ट्रॉनिक उपभोक्ता सामग्रियों तथा कच्चे चमड़े से जुड़े उत्पादों को लाइसेंस मुक्त कर दिया। तीसरा, MRTP एक्ट को संशोधित कर बिना पूर्व अनुमति के फर्मों को अपनी क्षमता का विस्तार एवं अपने कार्यकलापों को करने की छूट दे दी गई। चौथा, सरकारी क्षेत्र कोष्ठक में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या केवल 3 रह गई है। शेष क्षेत्रों में निजी क्षेत्र को कार्य हेतु अनुमति दे दी गई है। राजकोषीय नीति 1991 ईस्वी के तहत मुख्यतः इन कदमों को उठाया गया। पहला, सब्सिडी अनुदान राशि में कटौती किया जाना। दूसरा, सार्वजनिक व्याख्या को सख्ती से नियंत्रित किया जाना। तीसरा, केंद्र तथा राज्य सरकारों पर राजकोषीय अनुशासन को लागू किया जाना। चौथा, कर एवं कर भिन्न राजस्व को बढ़ाना। मौद्रिक नीति 1991 ईस्वी के तहत स्फीतिकारी दबावों हेतु भिन्न प्रतिबंधात्मक उपायों को लागू करना। विदेशी निवेश नीति 1991 ईस्वी के तहत सुधार। पहला, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम FERA के स्थान पर FEMA को लागू किया गया। दूसरा, बहुत से उद्योगों में विदेशी इक्विटी की अधिकतम सीमा 40% को बढ़ाकर 51% किया गया। अब विदेशी हिस्सा पूंजी के स्वामित्व की सीमा 51% हो गई है। तीसरा, सरकार ने उच्च प्राथमिकताओं वाले उद्योगों में तकनीकी संधियों के लिए स्वतः स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया। चौथा, निर्यात में संलग्न विदेशी व्यापार कंपनी को 51% तक हिस्सा पूंजी लगाने की स्वीकृति दी गई। पांचवा, विदेशी संस्थागत निवेशकों को भारतीय पूंजी बाजार में प्रत्यक्ष निवेश करने की छूट दी गई। छठा, विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड FIPB का गठन किया गया ताकि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के विदेशी निवेश संबंधी मामलों का निपटारा यथाशीघ्र संभव हो पाए। पृष्ठ 282। कर संरचना में सुधार के तहत पहला, प्रत्यक्ष करों विशेषकर व्यक्तिगत आय कर में अनेक रियायतें देकर कर ढांचे को सहज बनाया गया। दूसरा, सीमा शुल्कों तथा उत्पाद शुल्कों में व्यापक कटौतियों के माध्यम से विदेशी मशीनरी तथा तकनीक के आयात को अधिक सहज बनाकर उदारीकरण तथा वैश्वीकरण को अधिक प्रभावी बनाया गया। व्यापार नीति 1991 ईस्वी के तहत उद्योगों के कई संरक्षणों को समाप्त किया गया ताकि अर्थव्यवस्था के अंतर्राष्ट्रीय एकीकरण को प्रोन्नत किया जा सके। सार्वजनिक क्षेत्र संबंधी नीति 1991 के तहत पहला, श्रमिकों की संख्या को कम करने हेतु स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति वॉलंटियरी रिटायरमेंट की योजना को शुरू किया गया। दूसरा, औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को जीर्ण उद्योगों के पुनरुत्थान का कार्य सौंपा गया। तीसरा, आरक्षित उद्योगों की संख्या को घटाकर 3 किया गया। चौथा, अपनिवेश डिसइन्वेस्टमेंट को सार्वजनिक उपक्रमों में लागू करने के लिए एक आयोग का गठन किया गया। भारत की अर्थव्यवस्था नई आर्थिक सुधार नीति के मार्ग पर चलते हुए वर्तमान में काफी खुली, उदार और वैश्वीकृत हो चुकी है। भारत सरकार ने 9 मई 2001 ईस्वी सुरक्षा उत्पादन के क्षेत्र में निजी क्षेत्र प्राइवेट सेक्टर के प्रवेश को स्वीकृति प्रदान कर दी है। पूर्व में इसके लिए संबंधित कंपनी को रक्षा मंत्रालय से काफी जद्दोजहद के बाद लाइसेंस प्राप्त करना पड़ता था।
वर्तमान में भारत में आरक्षित उद्योग: पहला रेल परिवहन, दूसरा परमाणु ऊर्जा, तीसरा परमाणु ऊर्जा की अनुसूची में निर्दिष्ट खनिज। वर्तमान में भारत सरकार ने 100% निर्यात मूलक इकाइयों में 100% विदेशी पूंजी निवेश की अनुमति प्रदान कर दी है। विनिवेश कमीशन डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन के प्रथम अध्यक्ष GV रामकृष्ण है। दूसरे चरण के आर्थिक सुधारों का उद्देश्य: पहला गरीबी निवारण, दूसरा राजकोषीय सुधार, तीसरा सामाजिक न्याय और समता के साथ विकास करते 7 से 8% वार्षिक वृद्धि का विकास लक्ष्य हासिल करना है। औद्योगिक क्षेत्र: सार्वजनिक बैंकिंग क्षेत्र विदेशी निवेश की सीमा 2009 ईस्वी में 49%। औद्योगिक क्षेत्र दवा उद्योग विदेशी निवेश की सीमा 2009 ईस्वी में 100%। औद्योगिक क्षेत्र कोयला खनन क्षेत्र विदेशी निवेश की सीमा 2009 ईस्वी में 100%। औद्योगिक क्षेत्र गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी विदेशी निवेश की सीमा 2009 ईस्वी में 100%। औद्योगिक क्षेत्र पर्यटन विदेशी निवेश की सीमा 2009 ईस्वी में 100%। औद्योगिक क्षेत्र लघु उद्योग क्षेत्र विदेशी निवेश की सीमा 2009 ईस्वी में 100%। औद्योगिक क्षेत्र पेट्रोलियम क्षेत्र रिफाइनिंग नई इकाइयां विदेशी निवेश की सीमा 2009 ईस्वी में 100%। औद्योगिक क्षेत्र निजी बैंकिंग क्षेत्र विदेशी निवेश की सीमा 2009 ईस्वी में 74%। औद्योगिक क्षेत्र दूर संचार विदेशी निवेश की सीमा 2009 ईस्वी में 74%। औद्योगिक क्षेत्र बीमा क्षेत्र विदेशी निवेश की सीमा 2009 ईस्वी में 26%। औद्योगिक क्षेत्र नागरिक उड्डयन क्षेत्र विदेशी निवेश की सीमा 2009 ईस्वी में 49%। औद्योगिक क्षेत्र बंदरगाह निर्माण विदेशी निवेश की सीमा 2009 ईस्वी में 100%। औद्योगिक क्षेत्र विद्युत तथा ऊर्जा परमाणु ऊर्जा को छोड़कर विदेशी निवेश की सीमा 2009 ईस्वी में 100%। 14 कंपनियों की पहचान देश में नवरत्न के रूप में की गई है, जो विश्व स्तर की कंपनियां हैं और जिन्हें व्यापारिक प्रोत्साहन देने हेतु भारत सरकार ने स्वायत्तता ऑटोनॉमी प्रदान की है। 1992 ईस्वी में राष्ट्रीय नवीकरण निधि की स्थापना का उद्देश्य आधुनिकीकरण व तीव्र औद्योगिकरण के फलस्वरूप बंद या रुग्ण होने वाली औद्योगिक इकाइयों के विस्थापित श्रमिकों की सहायता तथा पुनर्स्थापना करना है। दूसरे चरण के सुधार के तहत बीमा व बैंकिंग क्षेत्र में नरसिम्हन समिति की रिपोर्ट द्वितीय के अनुसार संरचनात्मक परिवर्तन भी सुधारों के अंग है। नई आर्थिक नीति ने वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा दिया है। वैश्वीकरण का आम आदमी पर बुरा प्रभाव: पहला बेरोजगारी बढ़ने की आशंका, दूसरा कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र का संकट, तीसरा श्रम संगठनों पर बुरा प्रभाव, चौथा मध्यम तथा छोटे उत्पादकों को कठिनाइयां, पांचवा उद्योग व्यवसाय के क्षेत्र में गला काट प्रतियोगिता। भारत में वैश्वीकरण के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए जाते हैं। नंबर 1 मानवीय पूंजी की क्षमता का विकास। नंबर 2 प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहन। नंबर 3 बैंकिंग तथा वित्तीय क्षेत्र में सुधार। नंबर 4 नए बाजारों तक पहुंचना। नंबर 5 उत्पादन तथा उत्पादिता के स्तर का उन्नत होना। नंबर 6 उद्योगों तथा व्यवसायों की प्रतियोगी शक्ति में वृद्धि। नंबर 7 नई प्रौद्योगिकी के प्रयोग में सहायक। भारतीय उद्योग। भारत में नवरत्न का दर्जा प्राप्त 14 सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां। स्थापना वर्ष 1956 ईस्वी। कंपनी निवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन NLC, मुख्यालय चेन्नई। स्थापना वर्ष 1959 ईस्वी। कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL, मुख्यालय दुलियाजुन। स्थापना वर्ष 1976 ईस्वी। कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL, मुख्यालय मुंबई। स्थापना वर्ष 1954 ईस्वी। कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड BEL, मुख्यालय बंगलुरु। स्थापना वर्ष 1961 ईस्वी। कंपनी भारत नौवहन निगम SCI, मुख्यालय मुंबई। स्थापना वर्ष 1976। कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL, मुख्यालय मुंबई। स्थापना वर्ष 1986 ईस्वी। कंपनी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन PFC, मुख्यालय नई दिल्ली। स्थापना वर्ष 1989 ईस्वी। कंपनी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड PGCIL, मुख्यालय नई दिल्ली। स्थापना वर्ष 1986 ईस्वी। कंपनी महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड MTNL, मुख्यालय नई दिल्ली। स्थापना वर्ष 1981 ईस्वी। कंपनी नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी NALCO, मुख्यालय ओडिशा। स्थापना वर्ष 1950 ईस्वी। कंपनी राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC, मुख्यालय हैदराबाद।
स्थापना वर्ष 1940 ईस्वी। कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL, मुख्यालय बेंगलुरु। स्थापना वर्ष 1969 ईस्वी। कंपनी ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड REC, मुख्यालय नई दिल्ली। स्थापना वर्ष 1982 ईस्वी। कंपनी राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RINL, मुख्यालय विशाखापत्तनम। नोट: अप्रैल 2011 तक देश में नवरत्न का दर्जा प्राप्त 21 कंपनियां थी, जो अब घटकर 14 रह गई हैं। भारत की 7 महारत्न कंपनियां: पहला, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड SAIL, दूसरा, भारत तेल निगम IOC, तीसरा, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम NTPC, चौथा, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ONGC, पृष्ठ 283। पांचवा, कोल इंडिया लिमिटेड CIL, छठा, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BHEL, सातवां, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड GAIL। अप्रैल 2013 तक भारत सरकार ने 7 सार्वजनिक उपक्रमों को महारत्न का दर्जा दिया था। उद्योग: एक समान वस्तुओं के उत्पादन में जब कई संस्थाएं लगी होती हैं तो वैसी सभी संस्थाएं मिलकर उद्योग कहलाती हैं। किसी देश की अर्थव्यवस्था के विकास में उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। 1850 ईस्वी में ब्रिटिश भारत में रेलों की स्थापना हुई तथा कोयला उद्योग का विकास हुआ। इसे भारत में निर्माणी उद्योगों मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की स्थापना की शुरुआत हुई। औद्योगिकरण के लाभ: पहला, आधारभूत रचना का विकास, दूसरा, रोजगार के अवसरों की वृद्धि, तीसरा, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, चौथा, निर्यात पर विदेशी मुद्रा की प्राप्ति। स्वतंत्र भारत में अब तक 6 औद्योगिक नीतियों की घोषणा हो चुकी है। स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति 6 अप्रैल 1948 ईस्वी को तत्कालीन केंद्रीय मंत्री डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा घोषित की गई। देश की प्रथम औद्योगिक नीति 1948 में निजी तथा सार्वजनिक दोनों क्षेत्र के महत्व को स्वीकार कर मूल उद्योगों के विकास का जिम्मा सार्वजनिक क्षेत्र को सौंपा गया। लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास की जिम्मेदारी राज्य सरकारों को सौंपी गई। भारत की दूसरी औद्योगिक नीति 30 अप्रैल 1956 ईस्वी को घोषित की गई थी। इस नीति के उद्देश्य थे: पहला, सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार, दूसरा, सहकारी क्षेत्र का विकास, तीसरा, निजी एकाधिकारों पर नियंत्रण, चौथा, संतुलित औद्योगिक विकास, पांचवा, आय की असमानताएं कम करना तथा छठा, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना। 1948 ईस्वी की औद्योगिक नीति में उद्योगों की 4 श्रेणियां निर्धारित की गई थी, जिन्हें 1956 ईस्वी की नीति में घटाकर 3 कर दिया गया। 1973 ईस्वी में दत्त समिति की सिफारिशों पर संयुक्त क्षेत्र का गठन हुआ, जबकि 1977, 1980 और 1990 ईस्वी की औद्योगिक नीतियों को विस्तृत दिशा निर्देशक की संज्ञा दी जा सकती है। 1980 ईस्वी में कृषि पर आधारित उद्योगों को विशेष रियायतें प्रदान की गईं। 24 जुलाई 1991 ईस्वी को उदारवादी औद्योगिक नीति लिबरलाइज्ड इंडस्ट्रियल पॉलिसी की घोषणा की गई। इसके तहत 18 प्रमुख उद्योगों को छोड़कर बाकी सभी उद्योगों को लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया। बाद में 13 और उद्योगों को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया। मार्च 2013 ईस्वी तक लाइसेंसिंग की अनिवार्यता वाले उद्योग की संख्या केवल 5 रह गई है। लाइसेंसिंग की आवश्यकता वाले 5 उद्योग: पहला, अल्कोहल युक्त पेयों का आसवन एवं इनसे शराब बनाना, दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक, एरोस्पेस एवं समस्त प्रकार के रक्षा उपकरण, तीसरा, डिटोनेटिंग फ्यूज, सेफ्टी फ्यूज, गन पाउडर, नाइट्रोसेल्यूलोज, माचिसों सहित औद्योगिक विस्फोटक सामग्री, चौथा, खतरनाक रसायन, पांचवा, तंबाकू के सिगार एवं सिगरेटों तथा विनिर्मित तंबाकू के अन्य विकल्प। नई औद्योगिक नीति की प्रमुख विशेषताएं: पहला, निजीकरण प्राइवेटाइजेशन और दूसरा, उदारीकरण लिबरलाइजेशन। सार्वजनिक क्षेत्र पब्लिक सेक्टर के उद्यमों का संचालन व नियंत्रण सरकार के द्वारा होता है। नई औद्योगिक नीति 1991 में सार्वजनिक क्षेत्र हेतु केवल 8 उद्योगों को आरक्षित किया गया था, पर वर्तमान में आरक्षित उद्योगों की संख्या घटकर 3 रह गई है। नवरत्न का दर्जा प्राप्त कंपनियों को अधिक प्रशासनिक तथा वित्तीय सहायता मिलती है, जो सरकार की अनुमति के बिना भी देश या विदेश में संयुक्त उद्यम लगा सकती है और उनमें अपने नेट वर्थ के 15% तक बगैर इजाजत के निवेश कर सकती है। सार्वजनिक क्षेत्र के 3 आरक्षित उद्योग: पहला, परमाणु ऊर्जा, दूसरा, रेलवे परिवहन, तीसरा, परमाणु ऊर्जा के काम में आने वाले खनिज। 21 दिसंबर 2009 ईस्वी को भारत सरकार ने नवरत्न का दर्जा प्राप्त 4 कंपनियों को महारत्न का दर्जा प्रदान किया। अप्रैल 2011 ईस्वी तक देश में महारत्न का दर्जा प्राप्त कंपनियों की संख्या 5 थी। अप्रैल 2013 ईस्वी में ये संख्या 7 हो गई।
महारत्न का दर्जा उन कंपनियों को दिया जाता है, पहला, जिन कंपनियों ने 3 वर्षों में औसतन 5,000 करोड़ का शुद्ध मुनाफा कमाया हो। दूसरा, जिन कंपनियों का 3 वर्षों में औसत वार्षिक टर्नओवर 25,000 करोड़ रुपए हो। तीसरा, 3 वर्षों में जिन कंपनियों का नेटवर्थ औसतन 15,000 करोड़ रुपए रहा हो। चौथा, कंपनी शेयर बाजार में सूचीबद्ध हो। पांचवा, कंपनी के पास नवरत्न का दर्जा हो। छठा, कंपनी का विदेश में भी कारोबार हो। नोट, जिन कंपनियों को नवरत्न का दर्जा प्राप्त है वे 1,000 करोड़ रुपए तक के निवेश प्रस्तावों पर केंद्र सरकार के पूर्वानुमति के बिना ही निर्णय ले सकती है, जबकि महारत्न का दर्जा प्राप्त कंपनियां 5,000 करोड़ रुपए तक के निवेश प्रस्तावों के लिए स्वतंत्र होती है, बिना सरकारी पूर्वानुमति के। भारत में प्रमुख औद्योगिक प्रदेश 8। पहला, मुंबई पुणे प्रदेश। दूसरा, गुजरात। तीसरा, बंगलुरु तमिलनाडु प्रदेश। चौथा, कोल्लम तिरुवनंतपुरम प्रदेश। पांचवा, हुगली प्रदेश। छठा, छोटा नागपुर प्रदेश। सातवां, विशाखापत्तनम गुंटूर प्रदेश। आठवां, गुड़गांव दिल्ली मेरठ प्रदेश। भारत के गौड़ औद्योगिक प्रदेश 13 हैं। पहला, ब्रह्मपुत्र घाटी। दूसरा, भोजपुर मुंगेर। तीसरा, अंबाला अमृतसर। चौथा, उत्तरी मालाबार। पांचवा, इंदौर देवास उज्जैन। छठा, दुर्ग रायपुर। सातवां, बिलासपुर कोरबा। आठवां, मध्य मालाबार। नौवां, जयपुर अजमेर। 10वां, इलाहाबाद वाराणसी मिर्जापुर। 11वां, सहारनपुर मुजफ्फरपुर बिजनौर। 12वां, कोल्हापुर दक्षिण कन्नड़ और 13वां, आदिलाबाद निजामाबाद। पृष्ठ 284। निजीकृत की गई सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां। सार्वजनिक कंपनी, पहला, बाल्को। निजी क्षेत्र की जिस कंपनी को बेची गई, स्टरलाइट इंडस्ट्रीज। सार्वजनिक कंपनी, दूसरा, पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड। निजी क्षेत्र की जिस कंपनी को बेची गई, जुआरी मारोग फॉस्फेट्स प्राइवेट लिमिटेड। सार्वजनिक कंपनी, तीसरा, मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज। निजी क्षेत्र की जिस कंपनी को बेची गई, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड। सार्वजनिक कंपनी, चौथी, आईबीपी लिमिटेड। निजी क्षेत्र की जिस कंपनी को बेची गई, भारतीय तेल निगम। सार्वजनिक कंपनी, पांचवा, विदेश संचार निगम लिमिटेड। निजी क्षेत्र की जिस कंपनी को बेची गई, पेनाटोन फिनवेस्ट कोष्ठक में टाटा समूह की कंपनी। सार्वजनिक कंपनी, छठा, सीएमसी। निजी क्षेत्र की जिस कंपनी को बेची गई, टाटा सन्स। सार्वजनिक कंपनी, सातवां, हिंद टेलीप्रिंट्स। निजी क्षेत्र की जिस कंपनी को बेची गई, एचएफसीएल। औद्योगिक क्षेत्र कोष्ठक में द्वितीय क्षेत्र का भारत में नियोजन काल में पर्याप्त वृद्धि हुई है और सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में इसका हिस्सा काफी बढ़ा है। औद्योगिक क्षेत्र का जीडीपी में हिस्सा 1950 से 1951 में 1993 से 1994 की कीमतों पर 13.3% था, जो 2004 से 2005 की कीमतों पर 2010 से 2011 में बढ़कर 27.8% हो गया और वर्ष 2011 से 2012 में 27% हो गया। सर्वाधिक उद्यम संख्या वाले 5 राज्य तमिलनाडु, उद्यमों की संख्या 44,46,999, 10.56%। राज्य दूसरा, महाराष्ट्र, उद्यमों की संख्या 43,74,764, 10.39%। राज्य तीसरा, पश्चिम बंगाल, उद्यमों की संख्या 42,85,688, 10.17%। राज्य नंबर 4, आंध्र प्रदेश, उद्यमों की संख्या 4,23,411, 9.55%। राज्य पांचवा, उत्तर प्रदेश, उद्यमों की संख्या 4,15,926, 9.53%। वर्ष 2010 ईस्वी में क्रूड इस्पात के उत्पादन में 7% वृद्धि के बावजूद इस्पात उत्पादन में भारत का विश्व में अब चौथा स्थान हो गया है, जो पूर्व में तीसरा था। भारत के औद्योगिक जिले 15, पहला अलीगढ़, दूसरा बरेली, तीसरा कानपुर, चौथा आगरा, पांचवा पूर्णिया, छठा कोटा, सातवां नागपुर, आठवां जलपाईगुड़ी, नौवां लखनऊ, 10वां गोरखपुर, 11वां जबलपुर, 12वां ग्वालियर, 13वां नागपुर, 14वां हैदराबाद और 15वां कटक। आर्थिक गणना 2005 के अनुसार भारत में कुल उद्यमों 4,212 में से 50% से अधिक उद्यम 5 राज्यों में स्थापित हैं। वे राज्य हैं, पहला पश्चिम बंगाल, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा आंध्र प्रदेश और पांचवा उत्तर प्रदेश। 11वीं योजना 2007 से 2012 ईस्वी में औद्योगिक क्षेत्र के विकास दर का लक्ष्य 10.5% रखा गया था। लघु व कुटीर उद्योग पर 1977 ईस्वी की औद्योगिक नीति में विशेष ध्यान दिया गया। कुटीर उद्योग में अधिकतम निवेश सीमा 25 लाख रुपए है। लघु उद्योग में अधिकतम निवेश सीमा 1 करोड़ रुपए है। भारत में 422 जिला उद्योग केंद्र हैं।
उद्योग केंद्रों की स्थापना 1977 ईस्वी में की गई थी। आबिद हुसैन समिति का संबंध भारत में लघु उद्योगों के क्षेत्र में सुधार से जुड़ा हुआ है। औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI स्थापित 1 जुलाई 1964 ईस्वी का स्थान सबसे ऊंचा है। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI स्थापना 1 जुलाई 1948 ईस्वी का उद्देश्य निजी तथा सहकारी क्षेत्र के उद्यमों को दीर्घकालीन तथा मध्यकालीन साख उपलब्ध कराना है। भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत 1955 ईस्वी में स्थापित भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम लिमिटेड ICICI का कार्य निजी क्षेत्र में स्थापित होने वाले उद्यमों की स्थापना, विकास तथा उनके आधुनिकीकरण मॉडर्नाइजेशन में मदद करना है। भारतीय उद्योग विविध तथ्य। कृषि के बाद कपड़ा उद्योग भारत का दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग है, जो 3.5 करोड़ लगभग लोगों को रोजगार प्रदान करता है। कपड़ा उद्योग भारत के औद्योगिक उत्पादन का 14%, सकल घरेलू उत्पाद GDP का लगभग 4%, कुल विनिर्मित औद्योगिक उत्पादन के 20% तथा कुल निर्यातों के 24.6% की आपूर्ति करता है। देश के कुल आयात खर्च में कपड़ा उद्योग का हिस्सा मात्र 3% है। विश्व में प्राकृतिक रेशम उत्पन्न करने वाला भारत दूसरा उत्पादक देश है। प्रथम देश चीन है। भारत में कुल रेशम उत्पादन का आधे से अधिक भाग अकेले कर्नाटक में उत्पादित किया जाता है। 1857 ईस्वी से पूर्व भारत का औद्योगिक विकास काफी हो चुका था। यहाँ का वस्त्र उद्योग विश्वविख्यात था। यहाँ के पीतल, तांबा और लकड़ी की कलात्मक वस्तुओं के उद्योग भी जगत प्रसिद्ध थे। तब भारत के समुद्री तटों पर उत्कृष्ट जलयानों शिप्स का भी निर्माण होता था। उस समय के भारत में उद्योगों का संचालन घरेलू एवं कुटीर उद्योगों के रूप में होता था। भारत में 1850 से 1855 में पहला सूती वस्त्र का कारखाना और पहला पटसन कारखाना स्थापित किया गया। 1881 ईस्वी में टीटागढ़, पश्चिम बंगाल में पहला कागज का कारखाना स्थापित किया गया। 1900 ईस्वी में बिहार और 1904 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में पहला आधुनिक चीनी का कारखाना खुला। फॉस्फेट युक्त उर्वरक कारखाना चेन्नई में 1906 ईस्वी में स्थापित किया गया। पहला लोहा एवं इस्पात का कारखाना 1907 ईस्वी में सांकची, झारखंड नामक स्थान पर जमशेदजी टाटा द्वारा स्थापित किया गया। 1913 से 1914 ईस्वी में देश में 3 सीमेंट के कारखाने खोले गए। 1911 ईस्वी में देश में 7100 से भी अधिक कारखाने थे, जिनमें 20 लाख से भी अधिक श्रमिक कार्य करते थे। भारत में प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 ईस्वी के प्रारंभ के समय सूती मिलों की संख्या 264, जूट मिलों की संख्या 64, 6 चीनी मिल, लोहा एवं इस्पात का 1 कारखाना, सीमेंट के 3 कारखाने, कागज के 5 कारखाने, फॉस्फेट युक्त खाद का 1 कारखाना स्थापित हो चुका था। 1916 ईस्वी में सर टॉमस हॉलैंड की अध्यक्षता में भारत में प्रथम बार एक शाही औद्योगिक आयोग रॉयल इंडस्ट्रियल कमीशन की स्थापना हुई थी। भारत सरकार ने 1922 ईस्वी में लोहे एवं इस्पात उद्योग को, 1925 ईस्वी में कागज उद्योग को, 1927 ईस्वी में वस्त्र उद्योग को, 1931 ईस्वी में भारी रसायन उद्योग को, 1932 ईस्वी में चीनी उद्योग को और 1934 ईस्वी में कृत्रिम रेशम उद्योग को संरक्षण प्रदान किया था, जिससे इन उद्योगों के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के 1940 ईस्वी प्रारंभ होने से भारत में उद्योगों को विकास करने और नए उद्योगों की स्थापना कर अपनी स्थिति सुदृढ़ करने का पर्याप्त अवसर मिला। 1974 ईस्वी में सर्वप्रथम आधुनिक पद्धति पर लोहे एवं इस्पात का सबसे पहला कारखाना झरिया के समीप बाराकर नदी पर कुल्टी नामक स्थान पर स्थापित किया गया, जहां केवल ढलवां लोहे का उत्पादन ही हो सका था। पृष्ठ 285। स्वतंत्रता प्राप्ति 1947 ईस्वी के समय देश में स्थापित उद्योग सूती वस्त्रोद्योग, चीनी उद्योग, रासायनिक पदार्थ, बिजली के सामान, सिलाई की मशीन, जूट के कारखाने, लोहा एवं इस्पात, मशीनी औजार, टायर एवं ट्यूब, कागज उद्योग, इंजीनियरिंग, दिया सलाई उद्योग, डीजल इंजन, साइकिल, सीमेंट उद्योग। 1907 ईस्वी में बिहार में जमशेदजी नौशेखान जी टाटा ने सिंहभूम जिले के सांकची नामक स्थान पर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को नामक कारखाना खोला, जहां 1911 में कच्चा लोहा और 1913 ईस्वी में इस्पात तैयार किया गया। 1918 ईस्वी में बंगाल में आसनसोल के पास हीरापुर नामक स्थान पर इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी IIASCO और 1923 ईस्वी में मैसूर राज्य के भद्रावती नामक स्थान पर मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स MIASW नामक कारखाने खुले।
1955 ईस्वी में 3 बड़े इस्पात कारखाने स्थापित करने के समझौते हुए। पहला भिलाई, रूस के सहयोग से, दूसरा राउरकेला, जर्मनी के सहयोग से, तीसरा दुर्गापुर, इंग्लैंड के सहयोग से। 1966 ईस्वी में रूस के साथ समझौते से बोकारो इस्पात कारखाना की स्थापना हुई। वर्ष 1923 ईस्वी में भद्रावती में विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स की स्थापना के साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र की पहली इकाई ने कार्य प्रारंभ किया। देश का पहला वस्त्र पार्क, अपैरल पार्क। तमिलनाडु के एट्टीवरमपलायम गांव में 300 करोड़ रुपए की लागत से सिले सिलाए वस्त्रों के निर्यात संवर्धन के लिए एक वस्त्र पार्क, अपैरल पार्क की स्थापना 4 जुलाई 2003 ईस्वी को की गई। जिस गांव में ये पार्क है उसका नया नामकरण न्यू तिरुपुर है। वर्तमान में देश में 8 एकीकृत इस्पात प्लांट है, जिनमें से 7 सार्वजनिक क्षेत्र में और एक टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी निजी क्षेत्र में है। सार्वजनिक क्षेत्र के कारखाने हैं भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो, सलेम, विशाखापत्तनम एवं इंडियन आयरन। 1974 ईस्वी में भारत सरकार ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया SAIL की स्थापना सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात कारखानों के औद्योगिक प्रबंध व विकास करने के उद्देश्य से की। SAIL के अधीन भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो, विशाखापत्तनम व सलेम कारखानों के प्रबंध का दायित्व है। वर्तमान समय में चीन, रूस, जापान और अमेरिका के बाद विश्व का 5वां बड़ा सीमेंट उत्पादक देश भारत है। भारत सरकार ने कपड़ा आदेश विकास एवं नियमन 1993 ईस्वी के माध्यम से कपड़ा उद्योग को लाइसेंस मुक्त किया। कोयला उत्पादन में चीन और अमेरिका के बाद विश्व में भारत का स्थान तीसरा है। औद्योगिक क्रांति में कोयले के महत्व को देखते हुए कोयले को काला सोना, ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। भारत में मुख्यतः 3 प्रकार का कोयला पाया जाता है। पहला एंथ्रासाइट, ये कोयले की सर्वोत्तम किस्म है। दूसरा बिटुमिनस, जहां एंथ्रासाइट कोयले में 80 से 90% तक कार्बन की मात्रा होती है। इस किस्म के कोयले में 75 से 80% तक कार्बन की मात्रा होती है। तीसरा लिग्नाइट, भूरे रंग का अधिक धुएं वाले इस कोयले की किस्म में 45 से 55% तक कार्बन की मात्रा होती है। भारत में कोयला उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र झारखंड एवं पश्चिम बंगाल राज्य हैं। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं महाराष्ट्र में भी कोयले का उत्पादन होता है। वर्तमान में कोयला उद्योग राष्ट्रीयकृत उद्योग है, जिसका संचालन सार्वजनिक क्षेत्र के 2 प्रमुख संस्थानों द्वारा किया जाता है। A. कोल इंडिया लिमिटेड CIL, स्थापना 1 नवंबर 1975 ईस्वी। B. सिंगरैनी कोलरीज कंपनी। वर्तमान में निजी क्षेत्र को भी कोयला उद्योग में निवेश हेतु आमंत्रित किया जाता है। मिनी रत्न का दर्जा प्राप्त सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम। हाल ही में केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के 8 उद्यमों को मिनी रत्न का दर्जा प्रदान किया गया है।